नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक मूलधन पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपए है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया। एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 350 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 420 रुपया दिया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 420 रुपया। अब देखिए पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 350 रुपया दिया और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया दिया। तो देखिए दूसरे वर्ष कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है। हम 420 रुपया में से 350 रुपया माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 रुपया। यानी दूसरे वर्ष 70 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो तो पहले साल अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा, तो दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 8% तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला होगा उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। यानी यहां जो है दूसरे वर्ष हमें 70 रुपया अधिक ब्याज क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो पहले वर्ष ब्याज मिला है उसका भी हमें 8% ब्याज मिला है। यानी इस 350 का 8% हमारा कितना होगा, 70 रुपया। यानी हम यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 70 रुपया 350 का कितना प्रतिशत है, ये जितना प्रतिशत होगा वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब देखिए 70 से 350 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से अगर हम 100 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 20 बार में। यानी यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा, 20% वार्षिक निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 20% वार्षिक। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, ए अकेला उतना ही दक्ष है जितने की बी और सी दोनों मिलकर साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं और सी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं। बी शेष कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया है 36 दिन, दूसरा समय क्या दिया 60 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 36 और 60 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 180 निकल के आ जाएगा। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 180 यूनिट। हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 180 यूनिट। अब देखिए 180 यूनिट काम जब ए प्लस बी साथ में मिलकर कर रहे, ए प्लस बी जब साथ में मिलकर कर रहे तो कितना समय लग रहा है, 36 दिन का समय लग रहा है। और 180 यूनिट काम जब सी अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी 36 दिन में 180 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 5 यूनिट काम कर रहे होंगे। और सी जो है 60 दिन में 180 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से इनका एफिशिएंसी निकल के आ गया। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर 5 यूनिट होगा तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 यूनिट होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए अकेला उतना ही दक्ष है जितने की बी और सी मिलकर। यानी ए का जो इफिशियंसी है वो किसके बराबर है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए का जो इफिशियंसी है वो किसके बराबर है, बी प्लस सी के इफिशियंसी के बराबर है। अब देखिए यहां से हमारा ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 5 यूनिट। सी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया, 3 यूनिट। तो देखिए सी का इफिशियंसी 3 यूनिट है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 यूनिट है। तो देखिए अगर हम मान ले कि ए का इफिशियंसी 4 यूनिट है, हम मान ले कि ए का इफिशियंसी 4 यूनिट है तो ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 यूनिट है तो बी का इफिशियंसी कितना होगा, 1 यूनिट। और सी का इफिशियंसी कितना निकल गया, 3 यूनिट। अब देखिए 4 किसके बराबर है, 1 प्लस 3 यानी 4 के बराबर है। यानी यहां से तीनों का अलग अलग इफिशियंसी पता चल गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए ए प्लस सी अगर 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन अगर काम करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करे और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 10 गुने 7 यानी 70 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए हमें टोटल काम कराना कितना है, 180 यूनिट। यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए हम टोटल काम में से
ए और सी द्वारा किए गए काम को माइनस करेंगे तो शेष काम निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा शेष काम कितना निकल के आ जाएगा 110 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि शेष काम अगर बी अकेले करेगा तो बी को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बी जो है शेष काम है कितना 110 यूनिट। 110 यूनिट काम करेगा तो बी का इफिशियंसी कितना है 1 यूनिट। तो देखिए बी जो है 1 यूनिट इफिशियंसी के साथ 110 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा 110 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 110 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेजें बना सकते हैं तो 25 व्यक्ति 25 मेजें बनाने में कितना समय लेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एमडीएच फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 मेजें बना सकते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं 25 व्यक्ति कितने दिन में 25 मेज बना सकते हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन से डी यानी दिन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा 5 से 5 कट जाएगा, 25 से हमारा 25 कट जाएगा। यहां से हमारा डी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, डी इक्वल टू निकल के आ गया 5। यानी 25 व्यक्ति 25 मेज बनाने में कितना समय लेंगे, 5 दिन का समय लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है, उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है तो टंकी पहली बार कितने समय में भरेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 6 घंटा, दूसरा समय क्या दिया 8 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 24 निकल के आ जाएगा। हम टंकी की धारिता यहां मान लेते हैं 24 यूनिट। एलसीएम क्या निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। तो हम यहां टंकी की धारिता मान लेते हैं 24 यूनिट। अब देखिए 24 यूनिट पानी जब अकेले ए भर है, 24 यूनिट पानी जब अकेले ए भर है तो कितना समय लग रहा है 6 घंटा का समय लग रहा है। और 24 यूनिट पानी जब अकेले बी खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 8 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 8 घंटा का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 8 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम करे यानी निगेटिव काम करे, इसलिए हम यहां निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए यहां से हम दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 6 घंटा में 24 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा 4 यूनिट। बी जो है 8 घंटा में 24 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 3 यूनिट पानी खाली करेगा। अब देखिए यहां से दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में यानी पहले 1 घंटा के लिए, पहले जो है 1 घंटा के लिए ए को खोला जा रहा है, पहले 1 घंटा के लिए ए को खोला जा रहा है। तो ए जो है 1 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर देगा 4 यूनिट। अब देखिए अगले घंटा के लिए बी को खोला जा रहा है, अगले 1 घंटा के लिए बी को खोला जा रहा है। तो बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली करे, बी जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी खाली करे। अब देखिए यहां तक समय कितना हुआ 2 घंटा, यहां तक समय कितना हुआ 2 घंटा। 2 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा, 2 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर जाएगा। ए जो है 4 यूनिट पानी भरेगा जिसमें से बी 3 यूनिट पानी खाली कर देगा, यानी 2 घंटा में 1 यूनिट पानी भरेगा। अब देखिए हमें टोटल पानी भरना कितना है, हमें टोटल पानी भरना है 24 यूनिट। अब देखिए इस तरीके से अगर हम पानी भरेंगे, इस तरीके से अगर हम पानी भरेंगे तो लास्ट का ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरे, तो लास्ट का जब 4 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया होगा तो हम ए को खोले होंगे तो टंकी हमारा भर गया होगा, ए को खोले होंगे तो टंकी हमारा भर गया होगा। यानी हम सबसे पहले इस टंकी की धारिता में से ए जो है 1 घंटा में जितना पानी भर रहा है हम उसे माइनस करेंगे, यानी 24 में से 4 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 20। यानी हम सबसे पहले इस तरीके से 20 यूनिट पानी भरेंगे। अब देखिए 1 यूनिट पानी भरने में 2 घंटा का समय लग रहा है तो 20 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा 40 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए इस तरीके से 40 घंटा में, इस तरीके से 40 घंटा में कितना पानी भर गया 20 यूनिट पानी भर गया। इस तरीके से 40 घंटा में 20 यूनिट पानी भर गया। शेष पानी भरना बाकी कितना रह गया, हमें टोटल भरना है 24 यूनिट, यानी 4 यूनिट पानी भरना बाकी रह गया। अब देखिए 40वें घंटा कौन आया होगा, 40वें घंटा बी आया होगा, यानी उसके अगले घंटा कौन आएगा ए आएगा, उसके अगले घंटा ए आएगा। और ए जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरा है और हमें शेष 4 यूनिट पानी ही भरना है। तो देखिए यहां से हमारा टोटल समय कितना हो गया, यहां से हमारा टोटल समय हो गया 41 घंटा। 41 घंटा में पानी कितना भर जाएगा 24 यूनिट, यानी टंकी जो है पहली बार 41 घंटा बाद भरेगी। हमारा आंसर क्या निकल गया 41 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में
ए को 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय में तय कर लेता है। बी की गति क्या है, हमसे पूछ के रहा है बी का स्पीड पूछ रहा है, तो हम यहाँ सबसे पहले ए और बी का स्पीड कुछ मान लेते हैं। अब देखिए हमने मान लिया कि ए का जो स्पीड है, हमने मान लिया कि ए का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि ए का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है और बी का जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर घंटा है। बी का जो स्पीड है y किलोमीटर पर घंटा है। अब देखिए हम दोनों का स्पीड हमने मान लिया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है, तो देखिए हमें दूरी दिया हुआ है और हमने दोनों का स्पीड मान लिया, तो हम यहां से उस दूरी को तय करने में दोनों का हम समय निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया कि बी की तुलना में ए को जो है 30 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, यानी दोनों के समय का अंतर क्या दिया, 30 मिनट दिया। तो देखिए हम यहां से अगर दोनों का समय निकालेंगे तो देखिए ए को जो है ज्यादा लग रहा है बी की अपेक्षा, तो हम ए का समय निकालेंगे तो ए 15 किलोमीटर दूरी जाएगा x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, यानी समय कितना लग जाएगा 15/x घंटा का समय लग जाएगा। और बी जाएगा y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 15 किलोमीटर की दूरी, तो कितना समय लग जाएगा 15/y घंटा का समय लग जाएगा। और दोनों के समय का अंतर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 मिनट दिया है, यानी आधा घंटा दिया है, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि अगर ए अपनी गति को दुगुना कर दे, यानी ए जो है अब किस स्पीड से जाएगा, पहले x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा था, तो अब जो है 2x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जाएगा। और बी जो है अपने पहले वाले स्पीड से जा रहा है, बी पहले किस स्पीड से जा रहा था, y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो अब जो है ए को बी की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से अगर समय निकालेंगे, ए को कम समय लग रहा है बी की अपेक्षा, तो देखिए बी को 15 किलोमीटर जाने में y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कितना समय लग जाएगा, 15/y घंटा का समय लग जाएगा। और ए को 2x किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 15 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, 15/2x। अब देखिए इन दोनों समय का अंतर हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 1 घंटा दिया। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लें, या हम यहाँ x और y का वैल्यू कुछ सोच लें। अब देखिए हम यहाँ x और y की जगह क्या पुट करें, हम यहाँ x और y की जगह क्या पुट करें ताकि ये दोनों हमारा इक्वेशन बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ x इक्वल टू 5 पुट कर ले और y इक्वल टू 6 पुट कर ले, तो देखिए अगर हम यहाँ 5 पुट करेंगे तो देखिए 15 में 5 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 घंटा। अगर हम यहाँ 6 पुट करेंगे तो 15 में 6 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 घंटा। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1/2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 6 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 घंटा। अगर हम यहाँ 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से 15 में भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.5 घंटा। 2.5 घंटा में से 1.5 घंटा माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 घंटा। यानी यहां से x और y का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, 5 और 6 पता चल गया। और हमसे पूछ रहे b का स्पीड, हमसे पूछ के रहे b का स्पीड, और हमने b का स्पीड क्या मान के रखा है y किलोमीटर पर घंटा। यानी यहां से b का स्पीड क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 6 किलोमीटर पर घंटा निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 1200 मीटर दौड़ में दो प्रतियोगी ए और बी की चालों का अनुपात 5:7 है। यदि ए 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है तो ए कितने मीटर से जीतेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया है। हमें स्पीड का रेशियो क्या दिया, स्पीड का रेशियो दिया है 5:7। स्पीड का रेशियो क्या दिया 5:7। अब देखिए दोनों के लिए टाइम क्या होगा, दोनों के लिए टाइम क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो क्या दिया 5:7, टाइम क्या है सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 5:7। यानी जितने समय में ए जो है 5 यूनिट दौड़ेगा उतने समय में बी कितना दौड़ेगा 7 यूनिट। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए जो है 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। टोटल दौड़ कितने का है, टोटल दौड़ है 1200 मीटर का, टोटल दौड़ है 1200 मीटर का। और ए जो है पहले से 500 मीटर आगे खड़ा है, ए जो है पहले से 500 मीटर आगे खड़ा है। यानी उस दौड़ में ए को जो है कितना दौड़ना होगा, ए को जो है 700 मीटर दौड़ना होगा। अब देखिए जितने समय में ए जो है 5 यूनिट दौड़ रहा है उतने समय में बी कितना दौड़ रहा है 7 यूनिट। तो देखिए 700 मीटर जितने समय में ए दौड़ेगा 700 मीटर जितने समय में ए दौड़ेगा उतने समय में बी जो है कितना दौड़ेगा। यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू अगर 700 मीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे।
तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 140 मीटर। एक यूनिट का वैल्यू 140 मीटर होगा तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 980 मीटर। यानी उतने समय में बी कितना दौड़ेगा 980 मीटर। अब देखिए टोटल जो है दौर कितने का है, टोटल दौर है 1200 मीटर का और बी जो है कितना दौर है, बी जो है उतने समय में 980 मीटर दौड़ है। यानी कितने मीटर से हार जाएगा, कितने मीटर से हार जाएगा 1200 मीटर में से 980 मीटर माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 220 मीटर। अब देखिए बी जो है 220 मीटर से हार जाएगा और हमसे पूछ रहे हैं कि ए जो है कितने मीटर से जीतेगा। तो ए जो है कितने मीटर से जीत जाएगा 220 मीटर से जीत जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 220 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 220 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कार के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। कार चालक 66 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने पर एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए 36 सेकंड लेता है। यात्रा के दौरान कितने चक्कर लगाएगा। हमसे पूछ के रहा है चक्कर का संख्या पूछ रहा है। तो देखिए चक्कर का संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया है, हमें क्वेश्चन में स्पीड क्या दिया, स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर घंटा और हमें क्वेश्चन में क्या दिया टाइम दिया है। हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया है 36 सेकंड। टाइम क्या दिया 36 सेकंड दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो क्वेश्चन में स्पीड दिया है वो किलोमीटर पर घंटा में दिया है और जो हमें टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए या तो हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा या हमें इस टाइम को घंटा में चेंज करना होगा। तो हम इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड में हम समय से गुना करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 66 गुने 5/18 गुने 36 हो जाएगा। अब देखिए 18 से 36 कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। 5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से 66 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 660 मीटर। यानी दूरी क्या निकल के आ गया 660 मीटर निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहा है चक्कर की संख्या। तो देखिए चक्कर की संख्या निकालने के लिए अगर हम एक चक्कर की दूरी निकाल के और उस दूरी से अगर हम टोटल दूरी में भाग देंगे तो हमारा चक्कर का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए एक चक्कर में पहिया जो है कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में पहिया जो है कितना दूरी तय करेगा। पहिया कैसा है वृत्त के जैसा। तो देखिए एक चक्कर में पहिया जो है अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। एक चक्कर में पहिया जो है अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। अब देखिए वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। यानी एक चक्कर में पहिया जो है 2πr के बराबर दूरी तय करेगा। और हमें क्वेश्चन में पहिया का व्यास दिया है, हमें व्यास कितना दे 21 सेंटीमीटर। अब देखिए व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो यहां से रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पाई और आर का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, रेडियस हमारा क्या है 21/2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, 7 से अगर हम इसे काटेंगे 21 को तो 3 बार में जाएगा। अब देखिए 22 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चक्कर में पहिया जो है 66 सेंटीमीटर दूरी तय करिए और टोटल दूरी कितना निकल गया है 660 मीटर। अब देखिए इस टोटल दूरी में अगर हम एक चक्कर की दूरी से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चक्कर का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये जो दूरी है वो मीटर में है और एक चक्कर का दूरी हमारा सेंटीमीटर में निकल के आ रहा है। तो या तो हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा या हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। तो हम इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। देखिए सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मीटर में हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 660 गुने 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इस टोटल दूरी में अगर हम एक चक्कर की दूरी से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, चक्कर का संख्या निकल के आ जाएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 66 से ये कितने बार में जाएगा 10 बार में। 10 से अगर हम 100 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1000। यानी चक्कर का संख्या कितना निकल के आ गया 1000 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस नाव को कितना समय लगेगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे कि स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस नाव को कितना समय लगेगा। तो हमें सबसे पहले स्थिर पानी में नाव का स्पीड निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में धारा की स्पीड दिया है।
धारा का स्पीड क्या दिया, 3 किलोमीटर पर घंटा दिया। अब देखिए हम यहां स्थिर पानी में नाव का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि बहाव की दिशा में यानी धारा के साथ 13 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लग रहा है, बहाव की विपरीत दिशा यानी धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लग रहा है, यानी दोनों समय क्या है, बराबर है। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए धारा की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर घंटा, और स्थिर पानी में नाव का स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर घंटा। तो जब नाव धारा के साथ जाएगी तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाएगा, यानी स्थिर धारा के साथ का स्पीड क्या हो जाएगा, x + 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी धारा की विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा, x - 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें स्पीड पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया है, तो हम यहां से समय निकाल सकते हैं, और दोनों समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया, बराबर दिया है। तो देखिए धारा की दिशा में 13 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग जाएगा, स्पीड क्या है, x + 3 किलोमीटर पर घंटा, यानी समय लग जाएगा 13/x + 3 घंटा। अब देखिए उतना ही समय जब धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जा रहा है, तो देखिए धारा की विपरीत दिशा का स्पीड क्या है, x - 3 किलोमीटर पर घंटा, तो कितना समय लग जाएगा 7 किलोमीटर जाने में, 7/x - 3 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए ये दोनों समय क्या है, बराबर है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13x - 39 इक्वल टू 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7x + 21 हो जाएगा। अब देखिए इस 7x को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और इस 39 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 13x में से 7x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और 21 में अगर हम 39 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 60। अब देखिए x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 10। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां x क्या मान के रखें, शांत जल में नाव का स्पीड, शांत जल में नाव का स्पीड हम क्या मान के रखें, x मान के रखें, और x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया, यानी शांत जल में नाव का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, शांत जल में नाव का स्पीड निकल के आ गया 10 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहा है कि शांत जल में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, यानी दूरी हमें क्वेश्चन में क्या दिया, दूरी दिया हुआ है 44.8 किलोमीटर। अब देखिए हमें स्पीड पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे, तो देखिए 44.8 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4.48 घंटा, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आएगा, 4.48 घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4.48 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है a - b = 4 तथा a × b = 2, तो aq - bq बराबर है। हमसे पूछ कह रहे हैं aq - bq पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं aq - bq पूछ रहे हैं। तो देखिए हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसके बराबर लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a - b लिख सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में a - b = 4 दिया, a × b = क्या दिया, 2 दिया है। तो देखिए अगर हम यहाँ a - b, a × b और यहाँ a - b का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, a³ - b³ निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर पुट करेंगे तो a - b = क्या है, 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 गुने a × b क्या है, 2 है, 3 गुने 2, और a - b क्या है, 4 है, 4 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। हम यहाँ अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए 64 में अगर हम 24 ऐड करेंगे, 64 में 24 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 88 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ab + bc + ca = 8 और a² + b² + c² = 20 है, तो 1/2 इंटू a + b + c इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा।
तो देखिए हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और यहां 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम यहां c इक्वल टू 0 मान लेते हैं, हम यहां c इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब देखिए c इक्वल टू 0 मान के अगर पहले इक्वेशन में c की जगह 0 पुट करेंगे तो पहले इक्वेशन से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां हमारा 0 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 0, यानी पहले इक्वेशन से निकल के आ जाएगा a इंटू बी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरे इक्वेशन में अगर हम c की जगह 0 पुट करेंगे तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी दूसरे इक्वेशन से हमारा निकल के आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों इक्वेशन से a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहां a के जगह 2 पुट कर ले और b के जगह 4 पुट कर ले तो देखिए 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ a के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, हम यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यहां से हमें पता चल गया कि अगर c इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ ए बी और सी का मान पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए हम यहाँ ए के जगह 2 पुट करेंगे, बी के जगह 4 पुट करेंगे और सी के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ अगर हम a के जगह 2 पुट करेंगे और b के जगह 4 पुट करेंगे तो 2 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए हम यहाँ b के जगह 4 पुट करेंगे और c के जगह 0 पुट करेंगे तो 4 में से 0 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस। अब देखिए हम यहाँ c के जगह 0 पुट करेंगे, b के जगह 2 पुट करेंगे तो देखिए 0 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, +4। अब देखिए ये 2 से 6 कितने बार में जाएगा, 3 बार में, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 + 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 3 × 24, 3 से 24 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।